नमस्कार, मैं नीरज श्रीवास्तव सुप्रीम अनुष्का के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक नए टॉपिक को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज का मेरा टॉपिक ताइवान का मुद्दा है, जो चीन का पड़ोसी राष्ट्र है। अब उसे मैं राष्ट्र की संज्ञा दूं या बफर स्टेट की संज्ञा दूं, इसका निर्णय वीडियो के अंत में आप लोग स्वयं करिएगा कि क्या यह एक संप्रभु राष्ट्र है या नहीं। तो इसको जानने के लिए हमें ताइवान के इतिहास को समझना जरूरी है, यानी ताइवान का उदय कैसे हुआ और ये सब चीज़ें जो होती हैं चीन के इतिहास से जुड़ी हुई हैं। चीन में 17वीं शताब्दी में नीदरलैंड की कॉलोनी हुआ करती थी। नीदरलैंड की कॉलोनी के समाप्त होने के पश्चात चीन में चिंग वंश का शासन आ गया। चिंग वंश का शासन था। चिंग वंश वह ऐसा पहला शासन करने वाला शासक था जिसने जो है चीन का एकीकरण किया। चीन का एकीकरण करके चीन के टुकड़ों को आपस में जोड़कर एक रिपब्लिक चाइना का गठन किया। लेकिन मैं यहाँ ये बात कह देना चाहता हूँ कि रिपब्लिक चाइना का नाम बाद में दिया गया है, ठीक है। इसके पश्चात 1895 में जापान ने, अगर इस मैप को देख पा रहे हो तो मैप में देखेंगे कि जापान के द्वीप हैं। ये जापान के होक्काइडो, होन्शु, ये सब द्वीप ये जापान के द्वीप हैं। और यहाँ मैप देख पाएंगे ताइवान के द्वीप है। ये ताइवान है और ये चीन का मेन लैंड है। ये पूरा चीन का मेन लैंड बना देता है। ये चीन का मुख्य लैंड है, ये ताइवान है, यहाँ जापान का द्वीप है। तो 1895 में 1895 में चीन पर जापान ने हमला कर दिया और परिणाम ये निकला कि चिंग वंश को अपने ताइवान के क्षेत्र को जापान को सौंपना पड़ गया। इस प्रकार से यह क्षेत्र जो पूर्वी क्षेत्र था चीन का, वह जापान के हाथ में चला गया। यहां से शुरुआत होती है ताइवान के निर्माण की। इसके पश्चात 1911 में चिनाई की क्रांति हुई। उस चिनाई की क्रांति के पश्चात चिंग वंश का शासन इस मेन लैंड से, चीन के मेन लैंड से समाप्त हो गया और यहाँ पर सेन के नेतृत्व में कामिंगतांग वंश की स्थापना हुई। तो इसके पहले अगर आपको बताया कि चिंग वंश था, चिंग वंश के स्थान पर यहाँ पर कामिंगतांग वंश आता है। कामिंगतांग, ठीक है। सेन का नेतृत्व था। सेन के नेतृत्व में चिनाई क्रांति हुई और कामिंगतांग वंश की स्थापना होती है चीन में। सेन की मृत्यु 1927 में हो गई तो उनका उत्तराधिकारी जो है वो मिलिट्री कमांडर चांग काई शेक हुआ। चांग काई शेक एक तेज तर्रार नेता हुआ करता था जिसने कि चीन के क्षेत्र पर अपनी संप्रभुता को स्थापित किया। किंतु उसी समय विश्व के मंच पर कुछ घटनाएं और भी घट रही थी कि वहां पर साम्यवादी विचारधारा अपना पैर पसार रही थी और वो चीन के क्षेत्र में माओ से तुंग के नेतृत्व में यह विचारधारा चरम पर पहुंच गई। इस प्रकार से कामिंगतांग और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में एक युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई। चूंकि कामिंगतांग वंश का नेतृत्व चांग काई शेक कर रहा था, तो चांग काई शेक जो एक बहुत ही लोकप्रिय नेता हुआ करता था वहां पर, किंतु धीरे धीरे माओ से तुंग की विचारधारा जो साम्यवादी विचारधारा थी वो चीन भर में फैलना शुरू हो गई और दोनों के बीच के जो डिफरेंसेस थे वो सतह पर आने लग गए। उसी बीच 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के पश्चात जापान की हार हुई। तो जाहिर सी बात है कि जापान को इस ताइवान के क्षेत्र को छोड़ना पड़ा। अब सवाल था कि जापान इस क्षेत्र को किसको सौंपे, माओ से तुंग को सौंपे कि चांग काई शेक को सौंपे। तो फिलहाल अमेरिका और ब्रिटेन की इच्छा ये थी कि इस ताइवान के क्षेत्र को चांग काई शेक को सौंप देना चाहिए और जापान ने इस क्षेत्र को चांग काई शेक को सौंप दिया। 1949 में माओ से तुंग के नेतृत्व में जो क्रांति हुई, उस क्रांति के परिणाम में निकला कि चांग काई शेक को ये चीन को छोड़कर ताइवान में शरण लेनी पड़ गई। वह ताइवान के क्षेत्र में जाकर शरण लेते हैं और उस समय की स्थिति ये थी कि चीन के पास कोई ऐसी नौसैनिक शक्ति नहीं होती थी। आप जानते हैं कि समुद्र का क्षेत्र है और समुद्र के क्षेत्र में ताइवान एक छोटा सा द्वीप है, तो उनके पास कोई ऐसा नौसैनिक शक्ति नहीं थी कि वह ताइवान के क्षेत्र में जाकर हमला कर सकते। इसीलिए ताइवान के क्षेत्र में चांग काई शेक सुरक्षित हो गया और वहां उसने अपनी एक पैरेलल सरकार बना ली। 1959 में चांग काई शेक ने यहाँ अपनी सरकार बना ली और इसको मान्यता देने वाले राष्ट्रों में ब्रिटेन और अमेरिका जैसे राष्ट्र भी शामिल थे।
और संयुक्त राष्ट्र संघ का जब गठन होता है तो उसकी सुरक्षा परिषद में चीन को स्थान न मिलकर ताइवान को स्थान मिला। ये स्थिति थी, ताइवान को स्थान दिया गया और चीन को कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन बाद की स्थिति धीरे धीरे क्योंकि चीन का भूभाग काफी बड़ा था तो यहाँ पर विश्व पटल पर घटनाएं दूसरे तरीके से घटने लगी। 1971 की घटना है कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन हुआ करते थे तो रिचर्ड निक्सन ने अपने निजी लाभ के लिए चीन की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए चीन को मान्यता देना शुरू कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन का मेनलैंड बड़ी जनसंख्या से भरा हुआ था और इस प्रकार से अमेरिका को अपने वस्तुओं के लिए एक बड़ा बाजार उपलब्ध हो जाता। यही से इतिहास पलटना शुरू हो जाता है और रिचर्ड निक्सन के नेतृत्व में चीन को मान्यता प्राप्त हो गई और परिणाम निकला 1971 में जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता ताइवान के हाथ में थी वह सदस्यता चली गई चीन के हाथ में और चीन तभी से संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन गया। यद्यपि नियमतः यह ताइवान के हाथ में होना चाहिए था लेकिन यह चीन के हाथ में चला गया। ऐसा सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की इच्छा के अनुसार हुआ, जिन्होंने इसको एक मार्केट के रूप में देखा और अंत में होते होते ऐसी स्थिति आ गई कि 1979 में यूएन ने ताइवान की मान्यता को ही समाप्त कर दिया और यहां से शुरू होता है ताइवान के पतन का कारण। यहां पर मैं फ्लैशबैक में जाना चाहता हूं कि जब 1911 में सेन के नेतृत्व में कामिंगतांग वंश की सरकार बनी थी तब उस समय इस चीन के क्षेत्र का नाम जो था वो बदलकर रिपब्लिक ऑफ चाइना कर दिया गया था। यानी कि यहाँ पर इस बात को समझिएगा कि कामिंगतांग वंश ने ही 1911 में रिपब्लिक ऑफ चाइना नाम रखा था, चीन का नाम बदलकर रिपब्लिक ऑफ चाइना कर दिया था। रिपब्लिक ऑफ चाइना कर दिया था क्योंकि ये नाम जो है ये नाम कामिंगतांग वंश का दिया हुआ था। इसी कारण से जब माओ से तुंग के नेतृत्व में चीन के क्षेत्र पर उसकी सरकार स्थापित हो जाती है तो वहां के लोग साम्यवादी नेता हुआ करते थे, उन्होंने माओ से तुंग को इसका नाम बदलने की सिफारिश किया और तब से चीन का नाम जो है वो उन्होंने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कर दिया गया, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कर दिया गया। चीन का मुख्य नाम पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना हो गया और जबकि ताइवान का नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना हो गया। यहां से पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना के बीच का मतभेद साफ तौर पर आप देख सकते हैं। अब बहुत छोटे छोटे ही कुछ ऐसे देश बचे हुए थे जो ताइवान को एक देश के रूप में मान्यता दे रहे थे, लेकिन जैसे जैसे चीन का प्रभुत्व बढ़ने लगा उसकी साम्राज्यवादी नीति के आगे, उसके आक्रामक नीति के आगे बहुत से देश नतमस्तक हो गए और उन्होंने ताइवान को लगभग भुला दिया और चीन को ही मुख्य देश मानकर उसी को मान्यता प्रदान कर दिया। और जैसा कि आप जानते हैं कि चीन जो है वह वन कंट्री और के कॉन्सेप्ट पर जीवित रहता है। वह एक कंट्री के अंदर कई व्यवस्थाओं को जन्म देना चाहता है, तो वह चाहता है कि ताइवान के क्षेत्र को वह अपने में मिला ले और ताइवान इसके लिए तैयार नहीं है। ताइवान अपने स्वतंत्र अस्तित्व के लिए वह स्वतंत्र राष्ट्र की कामना रखता है, अतः वह चीन के साथ मिलना नहीं चाहता है और वह अपने स्वतंत्र अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। और जबकि चीन बार बार उसे जो है वन चाइना के तहत अपने राष्ट्र का हिस्सा बताता है, यानी वह कहता है कि रिपब्लिक ऑफ चाइना नहीं होकर बल्कि ताइवान भी पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा है। वह चीन के जो है वन कंट्री और टू सिस्टम का हिस्सा है कि हम इनके सिस्टम को अलग मान्यता दे सकते हैं, लेकिन यह ताइवान जो है वह एक्चुअल में चीन का हिस्सा है। चीन के इस दबंगई वाली नीति के कारण तमाम राष्ट्र जो अपना हित चीन के साथ देखते हैं वह चीन के सुर में सुर मिलाकर ताइवान को लगभग भुला बैठे हैं। यद्यपि ताइवान की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत अर्थव्यवस्था है क्योंकि ताइवान तकनीकी के मामले में बहुत आगे जा चुका है। यहाँ की पर कैपिटा इनकम भी काफी है, लेकिन फिर भी यह अन्य राष्ट्रों से इस अपेक्षा लगाकर बैठा हुआ है कि इसे भी एक राष्ट्र की, एक संप्रभु राष्ट्र की मान्यता प्राप्त हो, किंतु ऐसा अभी होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये जो है आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर एक्चुअल में क्या इनकी स्थिति थी। तो ये पूरे इसके बारे में आप समझ जाइएगा कि ताइवान दक्षिण चीन सागर में एक द्वीप है और चीन के पड़ोसी राष्ट्रों में उसका नाम आता है। फिलहाल संयुक्त राष्ट्र संघ में उसको आधिकारिक मान्यता प्राप्त नहीं है।
उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये वीडियो इस छोटे से क्लिप के माध्यम से मैं समझा पाया होऊंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो आप लोग इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए और इसके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दीजिए। ऐसा करने से हर बार जो हर नया इशू हम आपके सामने उठाएंगे उसको आप समझ पाएंगे और आपके एग्जाम की तैयारी प्रॉपरली चलती रहेगी। तो इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। थैंक यू।